ठीक भाई, ध्यान दीजिए। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई? स्टेटर पढ़ लिया, ठीक है। मशीन का जो स्टेटर होता है वो क्या करता है भाई? चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करता है, ठीक। मशीन का स्टेटर, बड़ी मशीन का स्टेटर कास्ट स्टील का बना होता है, छोटी मशीन का स्टेटर कास्ट आयरन का। कास्ट स्टील जो होती है उसकी परमिबिलिटी हाई होती है कास्ट आयरन की अपेक्षा, ठीक है, और मजबूत होती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी होता है। और हमने क्या पढ़ा? आर्मेचर पढ़ा। आर्मेचर क्या है भाई? डीसी मशीन का जो घूमने वाला भाग होता है वही आर्मेचर होता है, ठीक है। आर्मेचर का काम क्या होता है? ईएमएफ को उत्पन्न कराना, ठीक है। आर्मेचर का काम क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न कराना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हाँ, हमने बाइंडिंग पढ़ा, ठीक है। पोल पढ़ा था। जो पोल होता है वो दो प्रकार का होता है भाई। कौन कौन सा? स्थायी चुंबकीय पोल, अस्थायी चुंबकीय पोल, ठीक है। स्थायी चुंबकीय पोल कौन से होते हैं भाई? ठीक है, जिनकी कम शक्तिशाली होती है, मतलब कम शक्तिशाली के होते हैं, जैसे खिलौनों में इन सब छोटे मोटे जो डायनमो होते हैं, जो आपका काला वाला चुंबक होता है ना, उसका जो पोल बना हुआ होता है वो क्या होता है? स्थायी चुंबकीय पोल होता है। अस्थायी चुंबकीय पोल में हमने क्या पढ़ा था? जो विद्युत चुंबक बनाते हैं हम, ठीक है। विद्युत सप्लाई किसी भी मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर तार को लपेट के फिर उसमें सप्लाई देते हैं, तब जो चुंबक बनता है उसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय पोल, ठीक है। जो वो पोल बनाते हैं हम लोग, तो वो पोल जो होता है दो प्रकार का हमने पढ़ा था। एक लेमिनेटेड पोल पढ़ा था और एक मोल्डेड पोल। मोल्डेड पोल मतलब जो सॉलिड होता है, जो आपके स्टेटर में मशीन की बॉडी पे ही ढाल दिया जाता है, ठीक है। तो जो लेमिनेटेड पोल होता है, लेमिनेशन करके हम बनाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी पत्तियों, मतलब पतली पतली पत्तियों को क्या करके लेमिनेटेड करके बनाते हैं। और उसमें लेमिनेशन की जो मोटाई होती है, पत्तियों की जो मोटाई होती है, कितना होती है? 0.35 से 0.5 mm तक पत्तियों की मोटाई होती है। लेमिनेशन हम क्यों करते हैं भाई? हाँ, एडी करंट को रोकने के लिए। और पत्ती जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? कास्ट स्टील की बनी होती है। पत्ती कास्ट स्टील की को बनाते हैं हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, जिसे हम शैथिल्य हानियाँ कहते हैं। शैथिल्य हानि को कम करने के लिए हम कास्ट स्टील का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? वाइंडिंग के बारे में, ठीक है। अब ये जो बाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग जो होती है कहाँ पे की जाती है भाई? स्टेटर में जो पोल लगा होता है उसके कोर पे हमने फील्ड वाइंडिंग करा, ठीक है। और फील्ड वाइंडिंग हमने पढ़ा था दो प्रकार का, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग, एक शंट फील्ड वाइंडिंग। अब जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग को हम जोड़ देते हैं तो हमारी जो बाइंडिंग निकल के आती है कंपाउंड बाइंडिंग, ठीक है। दोनों को जोड़ के जो हम बाइंडिंग तैयार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड बाइंडिंग। और कंपाउंड बाइंडिंग में जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स और शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स एक दूसरे का सपोर्ट करें तो हम उसे कहते थे कम्युलेटिव कंपाउंड वाइंडिंग। और जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग का क्या करें? विरोध करें, तो उसे हम कहते थे डिफरेंशियल कंपाउंड बाइंडिंग, ठीक है। हमने फिर पढ़ा था सीरीज फील्ड वाइंडिंग, हेडिंग डाल के। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में क्या हमने देखा भाई? कि आपका आर्मेचर, बाइंडिंग और लोड सभी एक दूसरे के सीरीज में लगे हुए थे और सभी में करंट जो थी एक समान थी। मतलब कि आर्मेचर की करंट IA, जो फील्ड में करंट जा रही है सीरीज फील्ड में, ISE इक्वल है लोड करंट के, ठीक है। अब जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग थी ये हम क्या कहते थे? इसे क्या कहते थे? करंट ऑपरेटेड डिवाइस, ठीक है। मतलब हमें यहाँ से करंट लेना था, मैक्सिमम टार्क निकालना था, तो हमने इसका जो फील्ड वाइंडिंग है हमने क्या रखा था भाई? मोटे तार का और फेरों की संख्या कम, ताकि हमारा रेजिस्टेंस कम हो सके। अब देखिए फेरों की संख्या कम है लेकिन करंट उसमें अधिक है, तो हमारा जो MMF होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। मतलब हमें जो MMF चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। फेरों की संख्या कम है लेकिन वहाँ पे करंट अधिक हो गई तो हमारा MMF होगा कि नहीं, ठीक। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है या सीरीज मोटर जो होता है ये कहाँ पे यूज किया जाता है भाई? कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमें मैक्सिमम टार्क चाहिए या हमें जहाँ पे मैक्सिमम करंट चाहिए। मैक्सिमम करंट कहाँ चाहिए होता है? जैसे वेल्डिंग में, ठीक है। 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 18 एम्पियर, 100 एम्पियर, इस तरह की करंट चाहिए होती है, तो हम कौन सा जनरेटर यूज करेंगे? सीरीज जनरेटर। यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? शंट, हाँ, शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। इस शंट को हम कहते हैं पैरेलल भाई। इसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल, या इसे हम कह सकते हैं पैरेलल फील्ड वाइंडिंग, शॉर्ट में लिख दिए
या हम इसे हिंदी में कहते हैं भाई समांतर, समांतर क्षेत्र बाइंडिंग। ठीक है, समांतर क्षेत्र बाइंडिंग, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब हम आर्मेचर के समांतर में बाइंडिंग को कर देते हैं, किसके समांतर में? आर्मेचर के समांतर में जब हम बाइंडिंग को लगा देते हैं तो हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं शंट फील्ड बाइंडिंग। ऐसे बाइंडिंग हम क्या कहेंगे? शंट फील्ड बाइंडिंग। और ये जो मोटर या जनरेटर बनके तैयार होगा उसे हम कहेंगे शंट जनरेटर या शंट मोटर। समझ में आया? जो आपका ये आर्मेचर है, ठीक है, ये क्या है भाई? आपका जो ये आर्मेचर है, ठीक, ये आपका आर्मेचर है, आर्मेचर है कि नहीं? ये आपका आर्मेचर है। अब इसके ऊपर आपका ये ब्रूस लगा है, हालांकि ब्रूस हम कम्यूटेटर के ऊपर लगाते हैं ना, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? हम इस आर्मेचर के ही समांतर में, हम इस आर्मेचर के ही समांतर में, श्रेणी समांतर में कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। इसके समांतर में ही हम क्या करेंगे? इसके बाइंडिंग को जोड़ देंगे भाई। इसके समांतर में ही हम क्या करेंगे? इसके बाइंडिंग को जोड़ देंगे। अब देखिए, यहाँ से ऐसे बढ़ा दिए, जोड़ दिए। चलिए भाई, इसको हम जोड़ देते हैं। ये जनरेटर है, ऐसे जोड़ दिए, और इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। अब चलिए हम यहाँ पे ना लोड भी लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? लोड लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें। ये हमने भाई यहाँ पे लोड लगा लिया ऐसे। क्या सभी एक दूसरे के समांतर में हैं? भाई देखने में ही लग रहा है ये सब समांतर। yes, देखने में अगर बिल्कुल सिंपल सर्किट है तो आप देख के ही बता देंगे कि ये समांतर में है। अगर बिल्कुल साधारण और सिंपल सर्किट, बेसिक सी सर्किट है, देखिए ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, देखने में लग रहा है कि नहीं? ठीक, ये तो वो बेसिक अगर है तो भाई आप देख के बता देंगे समांतर सर्किट है कि नहीं। जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जो लोड लगे हुए हैं, एक दूसरे के समांतर हैं कि नहीं। पहला तो ये बेसिक तरीका हो गया कि आप देख के देखिए क्या एक दूसरे के समांतर सब हैं, देखने में लग गया। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो अब हम कैसे पता करेंगे भाई? तब वो बताता है करंट। समांतर में क्या होता है? करंट जो होता है सब में अलग अलग होता है। इसमें करंट जो होगी अलग होगी, इसमें जो करंट होगी अलग होगी, इसमें जो करंट होगी वो क्या होगी? अलग होगी, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है समांतर का पहचानने का? देखिए, ये जो है इसका नाम हम रख दे रहे हैं भाई, चलिए ए डैश, ये ए है, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपका मोटर भी हो सकता है और ये जनरेटर भी हो सकता है, दोनों केस में हम समझते हैं इस चीज को, ठीक है। ये ए है और इस बाइंडिंग को हम कह दे रहे हैं ये ई डैश है और ये ई है, ठीक है। और लोड को हम कह दे रहे हैं भाई ये एल डैश है और ये एल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, समझ में आया? एक सिंपल सी सर्किट हमने बनाया आपको। अब देखिए दूसरा समांतर पहचानने का तरीका क्या होता है? इसका 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 मतलब ई डैश, ए डैश, एल डैश सबको एक तार से जोड़ देते हैं ना। अब इसका 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 मतलब सबका जो कॉमन है एक तार से सबको जोड़ देते हैं, तो ये क्या हुआ भाई? ये भी समांतर सर्किट कहलाती है ना। जैसे कि आपका सर, जितने लोग हैं सबका सर पकड़ के एक तार से जोड़ दें, और जो आपका पैर है सबका पैर पकड़ के एक तार से जोड़ दें, तो आप लोग जो बनेंगे वो हम कहेंगे ये लोग समांतर में जुड़ गए ना। लेकिन एक का सर, एक का पैर, एक का सर, एक का पैर, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो इसे हम कहेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जैसे आप लोग हस्ती पाइप जो जोड़ते हैं वो कैसे जुड़ती है भाई? श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब हस्ती पाइप के ऊपर ऐसे पाइप रखते चले जाइए, वो जो क्रम बनेगा वो समांतर क्रम बनेगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज सर्किट? अब देखिए भाई, अब मान लीजिए ये जो आर्मेचर करंट है, हम इसे, इसमें जो करंट निकल रही है इसे हम कह रहे हैं ये आई ए है। क्या है भाई? आई ए है, ठीक है। अब इसमें लोड में कुछ करंट कहाँ जाएगी? लोड में जाएगी कि नहीं? लोड में, इसे हम कह दे रहे हैं, चलिए यहां लिख दे रहे हैं, ये हमारी लोड वाली करंट है आई एल है। लोड करंट क्या है भाई?
आई एल है, और फिर यहाँ पे जो करंट आपकी जाएगी ये कौन सी बाइंडिंग है, शंट बाइंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ जो करंट जाएंगी हम इसे कहेंगे आई एस एच। शंट बाइंडिंग में जो करंट जा रही है आई एस एच से दिखा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, करंट दिखा सकते हैं आप लोग। ये करंट यहाँ से निकलेगी जनरेटर के केस में, अगर ये जनरेटर है तो करंट लोड को ये देगा, अगर मोटर है तो इधर से ये करंट लेगा, सिंपल सी बात है। तो पहले हम जनरेटर ही समझ के पढ़ते हैं इसको, ठीक है, दोनों एक ही है। अब जनरेटर है तो जनरेटर क्या करेगा, करंट आर्मेचर से निकाल के लोड की ओर भेजेगा। तो आप मुझे बताओ कि आप जब जनरेटर, देखो कोई भी जनरेटर या मोटर डिजाइन किया जाता है ना, तो वो पहले सोचा जाता है कि हम बना क्यों रहे हैं, ठीक है। अब जनरेटर आप बना क्यों रहे हैं, ताकि लोड पे हमें करंट मिले या जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो मिले, ठीक है। अब जैसे शंट जनरेटर बना रहे हैं तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है हमको लोड पे मिले भाई, ठीक है, क्योंकि समांतर में क्या होता है, विभवांतर सबका समान होता है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, समान होगा, ठीक। अब एक सिंपल चीज बताइए, आप जब ऐसा जनरेटर आपने बना दिया तो ये जो जनरेटर करंट आपको निकाल के दिया, तो आप जो है, ठीक है, मान लीजिए शर्त रखा गया है कि 2 से 5% करंट, 2 से मान लीजिए 2 से 5% करंट, और फिर यहाँ बचा मान लीजिए कितना भाई 98% करंट, ठीक है। अब ये करंट बटेगी तो आप क्या चाहेंगे, 90% करंट इधर जाए कि इधर जाए, लोड जिधर है भाई, जिधर लोड है उधर करंट जाए, आप यही चाहेंगे ना कि हमारे लोड पे मैक्सिमम करंट मिले, जो जनरेटर पैदा करके दे रहा है, जितना भी दे रहा है लगभग इतना, इसमें तो करंट जाएगा ही, अगर इसमें करंट नहीं जाएगा तो ये ईएमएफ कैसे बनाएगा, तो इसमें करंट जाना जरूरी है ना। लेकिन आप चाहेंगे मैक्सिमम जो करंट है वो हमें लोड पे मिले, तो यहाँ करंट कम क्यों, कब मिलेगा, जब इसका प्रतिरोध हाई होगा, जब इसका प्रतिरोध हाई होगा तो यहाँ करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए भाई जो शंट बाइंडिंग होती है, ये शंट करंट को लिमिट करे, इसीलिए हम पतले तार और अधिक फेरों का बनाते हैं। पतला तार कर देंगे प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, मोटा तार रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा। फेरों की संख्या अधिक करने का मतलब हम तार की लंबाई बढ़ा दिए हैं, तार की लंबाई जब बढ़ाएंगे तब क्या होगा, तब भी प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। तो शंट बाइंडिंग में हम क्या करते हैं भाई, शंट बाइंडिंग में क्या करते हैं, पतले तार का यूज करते हैं और फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा शंट फील्ड का प्रतिरोध बढ़ जाता है। और वो प्रतिरोध बढ़ के कितना हो जाता है, देखिए अगर उसमें हम नहीं लिखवाए थे तो आप लिख लीजिए, उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो 0.5 से 2.5 ओम तक होता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, वहां कम, क्योंकि वहां पे हमने मोटा तार और फेरों की संख्या कम रखा हुआ था। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है कितना होता है भाई, 0.5 से 2.5 ओम, ठीक है। और शंट फील्ड वाइंडिंग का इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसको हम इसके रेजिस्टेंस को हम दिखाते हैं RSH, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 50 ओम से 250 ओम तक होता है। सोचिए इसके कंपैरिजन में ये इसका रेजिस्टेंस कितना अधिक है। इसका रेजिस्टेंस अधिक रखने का कारण यही होता है ताकि ये जो करंट है ये लिमिट हो जाए भाई, एक सीमित करंट मिले, मैक्सिमम करंट हमारे लोड को मिले, ठीक है। समझ में आया डायग्राम? चलिए अब लिखते हैं, ठीक। देखिए भाई, जब साथ में आप लोग अब तो समझ गए ना, साथ में लिखते रहिए, हम बोल रहे हैं लिखते रहिए आप लोग साथ में। जब आर्मेचर के समांतर में फील्ड वाइंडिंग को लगाते हैं तो इससे शंट फील्ड
वाइंडिंग कहते हैं। और ऐसे मोटर और इस ऐसे मोटर, ठीक है, या जनरेटर मोटर या जनरेटर को शंट या शंट जनरेटर कहते हैं। ठीक है, सिंपल है भाई। जब आर्मेचर के समांतर में हम फील्ड की वाइंडिंग को करते हैं तो हम इसे शंट फील्ड वाइंडिंग या समांतर फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, और इससे जो बनता है आपका मोटर या जनरेटर उसे हम शंट जनरेटर या शंट मोटर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आई जो है टोटल करंट ये है और ये दो भागों में बट गई है। तो हम लिख सकते हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आई ए इज इक्वल टू आई एस एच प्लस आई एल, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अगर कोई नियम पूछे किस नियम से भाई, तो ये किरचॉफ का कौन सा नियम है? सेकेंड, फर्स्ट यार, करंट लॉ, KCL, किरचॉफ का करंट लॉ। ठीक है, ठीक है, आने वाली किसी जंक्शन या नोड पे आने वाली करंट का बीजगणितीय योग बराबर होता है जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग। ठीक है, आने वाली करंट IA है, जाने वाली करंट ISH और IL है, हमने जोड़ के लिख दिया। अब देखिए भाई, समांतर का एक सीधा सा फंडा होता है, समांतर क्रम में जितने भी लोड या कंपोनेंट्स लगे होते हैं सबका वोल्टेज क्या होता है? समान होता है। तो आप ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिख दें बिल्कुल ना, कि इंग्लिश में थोड़ा लिख दें, चल जाएगा? ऐसे लिख दें, फील्ड के एक्रॉस वोल्टेज बराबर होगा, ठीक है, फील्ड के एक्रॉस वोल्टेज बराबर होगा आर्मेचर टर्मिनल के एक्रॉस वोल्टेज बराबर होगा लोड के एक्रॉस वोल्टेज। लिख दें, एक्रॉस मतलब फील्ड के एक्रॉस मतलब फील्ड के आर पार जो वोल्टेज है। ठीक है, फील्ड के आर पार मतलब यहाँ और यहाँ जो वोल्टेज है वो बराबर होगा इसके यहाँ और यहाँ के वोल्टेज के, वो बराबर होगा इसके यहाँ और यहाँ के वोल्टेज के। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए भाई लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए। ठीक है, आर्मेचर हिंदी में लिख दे, आर्मेचर के आर पार वोल्टेज बराबर, ठीक है, क्या है? शंट फील्ड के आर पार वोल्टेज बराबर क्या होगा भाई? लोड के आर पार लिख दीजिए, के आर पार हम लोड के वोल्टेज लिख दे रहे हैं बस। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट इसमें भाई? समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है? समांतर क्रम में क्या होता है भाई? हाँ, समांतर क्रम में क्या होता है? वोल्टेज समान होता है। ठीक है, पढ़े थे ना, समांतर में वोल्टेज समान, समांतर में विभवांतर समान, धारा भिन्न भिन्न, श्रेणी में धारा समान, वोल्टेज भिन्न भिन्न। सिंपल, इसीलिए बेसिक बढ़िया से पढ़ा जाता है। अब यहीं सब मिलेगा भाई, फर्स्ट ईयर जो पढ़े हैं वो कहीं जाने वाले वाला नहीं है, सब यहीं यूज होगा ना। इसीलिए चिल्ला चिल्ला के कहते थे फर्स्ट ईयर को बढ़िया से पढ़ लीजिए।
नहीं, सेकेंड ईयर में कुछ नहीं समझ में आएगा, फर्स्ट ईयर में पढ़े रहेंगे तो बहुत आराम से समझते हुए चले जाएंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखे हैं जो हम फर्स्ट ईयर में ना पढ़े हों। ठीक, चलिए मिटाते हैं भाई। ऑनलाइन वाले अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और क्या कर सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, पतले तार, पतले पतले तार तथा अधिक फेरों की बनी, क्या लिख रहे हैं यार, बनी होती है। ठीक है, जिससे इसका प्रतिरोध अधिक हो सके, जिससे शंट फील्ड में सीमित मात्रा में करंट मिले। ठीक, लिख लीजिए। शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध 50 ओम से 250 ओम तक होता है। ठीक है, कितना होता है भाई? 50 ओम से 250 ओम तक होता है ना? राइटिंग बढ़िया है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना राइटिंग? जी सर। हाँ, बढ़िया राइटिंग है। नोट्स बढ़िया से बनाइए। नोट्स बनाना शुरू कर दिए हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, नोट्स एकदम संडे को पूरा तैयार करके लाइएगा। और संडे को सभी लोग ऑनलाइन जुड़ना, पीडीएफ सॉल्व कराएंगे ना। संडे को वही मान लीजिए 8 बजे पीडीएफ सॉल्व कराने का टाइम 8 बजे रहेगा। ठीक, हाँ, जितना पढ़े रहेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, कम से कम 10 क्वेश्चन तो रखेंगे ही। हर संडे को पीडीएफ सॉल्व किया जाएगा, सही रहेगा ना? हाँ। इस बार 100 नंबर आना चाहिए। ठीक, हाँ, 100 में 100 ना हो रवि? हाँ, क्लास नहीं लेते लेकिन संडे की जरूर जुड़ा। एकदम 10 ही क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन बढ़िया से पूरा डिटेल्स। लगेगा थ्योरी की ही क्लास चल रही है। ठीक, आइए सर जी, आइए। देखिए कितना मस्त लग रहा है, लाल पीला नीला। आए फोन करना है। फोन देखिए नीचे कोई खाली होंगे।
चलिए भाई, ठीक। तो ये हुआ हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग। इतना आइडिया में पढ़िए, सफिशिएंट है यार, बहुत है। ठीक। अब हमारी दूसरी हेडिंग है भाई। दूसरी हेडिंग क्या है? आर्मेचर। आर्मेचर अभी नहीं पढ़े ना? आर्मेचर, ठीक है। देखिए भाई, आर्मेचर क्या होता है ना, इसका कार्य तो आप लोग जान ही गए होंगे कि जो चुंबकीय फ्लक्स निकल रहे थे उनका छेदन, उनको काटता कौन है? आर्मेचर काटता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्सों का छेदन कौन करता है भाई? आर्मेचर। ठीक है। और ये आर्मेचर क्या करता है, जैसे कि आपके दो पोल बनते हैं, ठीक है, आपके दो पोल बने, कम से कम दो पोल तो होंगे ही, ठीक। अब यहाँ इस पोल में ये आर्मेचर की बाइंडिंग की गई होती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, अभी देखिए एक टर्न की, आर्मेचर में एक टर्न की बाइंडिंग की गई है। हम एक ही टर्न में समझेंगे, अब 50 टर्न लगा देंगे तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक टर्न का समझ लेंगे तो हमको कंसेप्ट जब समझ में आ जाएगा, तो इसमें कई भी टर्न हो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई करंट या वोल्टेज इस तरह से मिलती है। अब ये आर्मेचर क्या करता है, अब यहाँ से फ्लक्स ऐसे निकलता है इसका भाई, ऐसे फ्लक्स निकला, मान लीजिए ये N है, ये S है, ऐसे फ्लक्स निकला, और ये हमारा स्टेटर से ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है भाई, हमारा स्टेटर से जुड़ा रहता है, ऐसे ही रहती है मशीन ना, ऐसे आर्मेचर। अब ये क्या किया, ये फ्लक्स को काटता है। फैराडे के नियम के अनुसार जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। किसके अक्रॉस? उस कंडक्टर के अक्रॉस। कौन सा कंडक्टर भाई? ये क्या हो रहा है यार? अच्छा, अरे बाद में लिखे ना यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या क्लास? नहीं आ रहा, चले फोन सुन करें, बंद करें, ठीक है। तो फैराडे के नियम के अनुसार वोल्टेज किसमें इंड्यूस हो रहा है? वह कंडक्टर जो फ्लक्स को काट रहा है। तो ये जो आर्मेचर होता है ना, इसका काम क्या होता है? फ्लक्स का छेदन करना, फ्लक्स को काटना, ठीक है। अब ये जो आर्मेचर होता है, ये सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है और लेमिनेशन करके बनाई जाती है भाई, ठीक है। सिलिकॉन स्टील क्यों बनाते हैं? वही सेम कारण, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। लेमिनेशन क्यों किया जाता है भाई? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। अब लेमिनेशन की मोटाई कितना होती है? सब जगह जहां मशीन में पढ़ेंगे मोटाई सुटाई गया, लेमिनेशन पत्ती सत्ती 0.35 से 0.5 mm तक, ठीक है। बस यही हमें इसमें लिख लेना है। आर्मेचर डीसी मशीन का आर्मेचर, ठीक है, बेलनाकार आकृति की, लिख रहे हैं ना? हाँ, लिखते रहिए, होती है। डीसी मशीन का आर्मेचर कैसा होता है भाई? बेलनाकार आकृति की होती है। इसका कार्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न कराना, जिसे हम कहते हैं EMF उत्पन्न, ऐसे लिखिए। इसका कार्य, ठीक है, पूरा लिख दें क्या? इसका कार्य चुंबकीय फ्लक्सों का छेदन करके EMF
उत्पन्न कराना। ठीक है, ईएमएफ उत्पन्न कराना। यह सिलिकॉन स्टील का यह सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड तथा वर्निश करके बनाई जाती है। ठीक है, किसकी बनाई जाती है भाई? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेशन तथा वर्निश करके हम इसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, लेमिनेशन तथा पत्तियों की मोटाई 0.35 से 0.5 mm। पत्तियों की मोटाई कितनी होती है भाई? 0.35 से 0.5 mm तक, है ना। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, आर्मेचर यहाँ पे लिख लेंगे, यह डीसी मशीन का घूमने वाला भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? रोटर कहते हैं। डीसी मशीन का यह क्या होता है? घूमने वाला भाग होता है, जिसे हम रोटर कहते हैं। ठीक है ना। आर्मेचर क्या होता है भाई? देखिए, डीसी मशीन का आर्मेचर, जो डीसी मशीन का जो घूमने वाला भाग होता है, हम उसे क्या कहते हैं? डीसी मशीन का आर्मेचर। और मेन आर्मेचर का काम होता है हर एक मशीन के, अगर मशीन का कोई भी कंडक्टर ईएमएफ उत्पन्न कर रहा है तो इसका मतलब वो मशीन का क्या है? आर्मेचर है। रोटर नहीं याद करेंगे, आर्मेचर याद करेंगे। क्या है? आर्मेचर है। अगर डीसी मशीन का कोई भी भाग घूम रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे भाई? आर्मेचर कहेंगे। आइए, क्या हुआ? आए फर्स्ट ईयर के लड़के सेकेंड ईयर में कैसे भाई? क्या बात है, लाइए पानी दीजिए। आओ, 2 बूंद है ना, 2 बूंद जिंदगी की है ना, 2 बूंद। हाँ, आइए कमिंग। नीचे लिख लीजिए, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि कोई भी मशीन का घूमने वाला भाग है तो हम वहीं में पैदा कर दिए हैं। ठीक है, डीसी मशीन का जो बस भाई है, डीसी मशीन का जो घूमने वाला भाग है वही आर्मेचर है। क्यों? मेन देखिए क्या है ना, जो चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा उसी में ईएमएफ पैदा होगी। अब यहाँ डीसी मशीन में ईएमएफ जो पैदा कर रहा है, जो घूम रहा है, रोटर। ठीक है, रोटर। तो यहाँ पे ईएमएफ कहाँ पैदा हो रहा है? उसके रोटर पे। लेकिन आपको अपने दिमाग में हमेशा याद रखना है कि किसी भी मशीन का जो आर्मेचर होता है, कोई जैसे ऐसे पूछ दे किसी भी मशीन का जो आर्मेचर होता है वो क्या कार्य होता है, तो आप कहेंगे ईएमएफ पैदा करना, ईएमएफ पैदा करना। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए भाई नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कम्यूटेटर।
कितना चला यार? हाँ चलिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए कम्यूटेटर। कम्यूटेटर भाई यही तो है खास, ये जो कम्यूटेटर है ना, यही डीसी मशीन को मशीन कहलवाता है। कौन? कम्यूटेटर। ठीक है, अब देखिए कम्यूटेटर के बारे में हम पहले समझ लेते हैं थोड़ा। कम्यूटेटर का काम क्या होता है भाई? आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग क्या जानते हैं कि आर्मेचर पे जो करंट पैदा होती है वो किस तरह की होती है? आर्मेचर से जो करंट मिलती है, आर्मेचर काटा, कौन सा करंट दिया है? आर्मेचर पे जो करंट मिला आपको, कौन सा करंट मिला? एसी करंट ना भाई। वो चुंबकीय फ्लक्स को काट के दे रहा है ना, चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करके तो दे रहा है। तो जो करंट मिलेगा वो परिवर्तित मान का मिलेगा, रिवर्स वाला करंट मिलेगा। आर्मेचर कैसे काटता है? कभी एक को काटेगा, कभी दो को काटेगा, कभी तीन को काटेगा, कभी चार को काटेगा। जब आर्मेचर पे एक कटा तो हो सकता है करंट 1 एम्पियर की मिल रही है। सपोज दैट आर्मेचर जो है क्या किया भाई, एक फ्लक्स को काटा, करंट मिल गई 1 एम्पियर। आर्मेचर जो है 2 फ्लक्स को काटा, करंट मिल गई 2 एम्पियर। आर्मेचर जो है कुछ भी फ्लक्स को नहीं काटा, करंट मिली 0। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो रहा है तो करंट भी परिवर्तित हो रहा है, और फ्लक्स में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो फैराडे के नियम के अनुसार करंट ही नहीं पैदा होगी। तो आर्मेचर पे जो करंट मिलता है वो हमेशा क्या मिलता है भाई? एसी करंट मिलता है। ठीक है, कोई भी मशीन हो वो आर्मेचर में जो करंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? एसी। अगर उसको एसी करंट नहीं मिलेगा तो वो आर्मेचर काम नहीं करेगा। अगर मोटर है, आप उसको एसी नहीं दिए, आर्मेचर पे एसी नहीं मिला तो वो घूमेगा ही नहीं, खड़ा ही रह जाएगा। क्यों? फैराडे बताए हैं भाई, जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक ईएमएफ पैदा नहीं होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा रोटर नहीं घूमेगा। अब आप डीसी करंट दे दो, मोटर भी खड़ा है, फ्लक्स भी खड़ा है, नहीं घूमेगा। अब फ्लक्स ऐसा दे दो भाई, कभी 0, कभी 2, कभी माइनस 1 2, फिर मैक्सिमम फिर 0 1 2, इस तरह से अगर फ्लक्स हो रहा है तो हमारा रोटर भी घूमने लगेगा। ठीक है, तो रोटर पे जो मिलता है वो मेन रूप से क्या मिलता है भाई? एसी टाइप का मिलता है। ठीक है, तब आप कहेंगे सर जी हम डीसी मशीन कैसे पढ़ रहे हैं, फिर डीसी जनरेटर कैसे पढ़ रहे हैं? तो उसके लिए जुगाड़ किया गया। क्या किया गया? जुगाड़ क्या किया गया भाई? हम एक ला दिए कम्यूटेटर। अब जैसे डीसी जनरेटर है, अब जनरेटर हमें दिया एसी, वो देगा एसी ही, लेकिन हम लगा देंगे वहीं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करेगा भाई? उस एसी को डीसी में बदल के आपको दे देगा। तो आप कहते हैं भाई हम डीसी जनरेटर बना दिए। अब डीसी मोटर कैसे हो गया भाई? अब फिर आप क्या कर रहे हैं? उस मोटर को दे रहे हैं डीसी। एक्चुअली आप उस मोटर को नहीं दे रहे हैं डीसी, आप दे रहे हैं उस कम्यूटेटर को। ठीक है, उस कम्यूटेटर को आपने दिया डीसी, और आपको लगा कि हम तो यार डीसी मोटर लेके बैठे हुए हैं। नहीं, आप उस जितना भी आपको मतलब जितने भी वोल्ट का मोटर है, जितना भी वोल्टेज है आप दे रहे हैं, आपने उस वोल्टेज को, उस मोटर को क्या दिया भाई? डीसी दिया, लेकिन वो कम्यूटेटर किस में चेंज कर दिया? एसी में। कम्यूटेटर किस में चेंज किया? एसी में, और वो एसी दे दिया अब मोटर को। समझ में आया? डीसी मोटर और डीसी जनरेटर हम क्यों कहते हैं? मतलब हर एक इलेक्ट्रिकल मशीन अंदर से वो भाई एसी है, वो बाहर से डीसी हो सकती है, अंदर से एसी है। अब वो डीसी कैसे बन गई? जब आप उसमें कम्यूटेटर लगा दिए। ठीक है, आज हम इसी कम्यूटेटर के बारे में पढ़ रहे हैं ना। देखो भाई, अब ये जो कम्यूटेटर होता है ये मशीन के शाफ्ट पे ही लगाया जाता है, मशीन के शाफ्ट पे ही लगाया जाता है ये कम्यूटेटर। आपका जो रोटर घूम रहा होता है, जैसे मान लीजिए सपोज ये रोटर है, ये क्या है? ये रोटर है। हमने ये ढक्कन ऐसे खोला, अब ये रोटर ऐसे घूम रहा है, और बस इसी में हम ऐसे कम्यूटेटर लगा देते हैं।
ठीक है। अब इस रोटर पे हम क्या करते हैं, ये रोटर ही आर्मेचर है, आर्मेचर पे हम क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। ऐसे बाइंडिंग लाएं, ऐसे बाइंडिंग अब लाएंगे, ऐसे एक बाइंडिंग ऐसे कर दिए, ऐसे मतलब बाइंडिंग लाके फिर हम इसी के कम्यूटेटर में उस बाइंडिंग को जोड़ देते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर में उभरा हुआ होता है V आकार का, जिसे हम राइजर कहते हैं। उसी राइजर में हम क्या करेंगे, इस बाइंडिंग को लाके जोड़ देंगे एक कम्यूटेटर, फिर दूसरा बाइंडिंग जो दूसरा लीड रहेगा फिर दूसरे तरफ जोड़ देंगे। मतलब जैसे कि एक टर्न है पूरा ऐसे, तो उसमें 2 लीड निकलेगा। एक टर्न हमने बनाया, 2 लीड निकला कि नहीं। अगर एक टर्न की बाइंडिंग है तो जो कम्यूटेटर होगा वो 2 खंडों में कटा होगा। ये जो कम्यूटेटर है ना, इसको हम स्प्लिट कर देंगे, ऐसे 2 खंडों में से काट लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अब जैसे ऐसे ही कम्यूटेटर रहेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है ढक्कन गोला एकदम सिलेंड्रिकल आकार का। अब ये लेकिन 2 भागों में से कटा रहेगा। आप ऐसे इससे निकालेंगे, ऐसे चोर लगाएंगे तो निकल जाएगा। लेकिन इस खंड को जोड़ने के लिए इसमें हम माइका भर देते हैं, माइका लगा के इसे चिपका देते हैं। अब ये जो माइका होता है ये विद्युत का क्या होता है भाई, कुचालक होता है, और उष्मा का चालक होता है ये माइका। ठीक है, विद्युत का कुचालक क्यों होता है, ताकि ये जो खंड काटे हुए हैं इनको शार्ट ना करें। अगर ये शार्ट हो गया तब क्या होगा भाई, हम जो दोनों लीड निकाले हैं वो यहाँ पे जोड़ेंगे तो शार्ट हो जाएंगे, फिर ना क्या हो जाएंगे, शार्ट हो जाएंगे। अब देखिए, पहले आप कम्यूटेटर के बारे में लिख लीजिए। ठीक है, देखिए कम्यूटेटर लिखिए भाई, यह हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। कम्यूटेटर कैसे बना होता है भाई, किस मटेरियल का, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। करंट लेना है इसलिए कॉपर का बनाए होते हैं। इसके ऊपर ब्रश लगा होता है इसलिए ये हार्ड कॉपर का होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का होता है ना। ठीक है, कम्यूटेटर किस मटेरियल का बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का। ठीक है, कम्यूटेटर यह, ठीक है लिखिए, यह खंडों में बटा होता है तथा इसके खंडों के बीच विद्युत रोधी, ठीक है, खंडों के बीच, ठीक है, माइका ठीक है भरा होता है, जिसकी मोटाई लिख लीजिए 0.5 से 1 mm, 0.5 से 1 mm तक होती है। ठीक है, यह विद्युत का कुचालक तथा उष्मा का चालक होता है। ठीक है, उष्मा का क्या होता है भाई, चालक होता है। ठीक, देखिए इसका कार्य, ठीक है, देखिए इसका कार्य जो होता है, अगर कोई, देखिए कम्यूटेटर जो होता है एसी को डीसी में भी चेंज करता है और डीसी को एसी में चेंज करता है। लेकिन कोई पूछ ले जबरदस्ती करके कि बताइए मेन रूप से इसका काम क्या होता है, तो मेन रूप से ये जनरेटर के लिए बनाया गया है। ठीक है, किसके लिए भाई, जनरेटर के लिए, क्योंकि हमें चाहिए होती है डीसी सप्लाई। तो हम क्या करते हैं, हम डीसी जनरेटर कैसे बनाएंगे, वहाँ पे हमने पहले कम्यूटेटर लगा दिया। तो मेन रूप से इसका जो काम कोई पूछे, मेन रूप से, जैसे ऑब्जेक्टिव आ गया मान लीजिए आपके सामने, ऑब्जेक्टिव में लिखा है भाई कम्यूटेटर होता है, हमने तो बताया है भाई कम्यूटेटर वह होता है जो एसी को डीसी में या डीसी को एसी में चेंज करे। ठीक है, अब ऑप्शन में दोनों आ गया और ऑल ऑफ दिस अबव ये भी नहीं आंसर दिया हुआ है, तब आप हमेशा जनरेटर केस वाला आंसर सही करेंगे। जनरेटर में क्या होगा, जनरेटर हमें तो अंदर से पैदा करके दे रहा है एसी, लेकिन हमें चाहिए डीसी,
तो वहाँ पे कम्यूटेटर क्या करेगा, AC को DC में चेंज करेगा। तो अगर आपको ऑप्शन चूज करना है दो में से, तो आप हमेशा AC टू DC वाला चूज करेंगे। कौन सा? AC टू DC वाला। ठीक है, इसका कार्य देखिए, इसका कार्य AC को, अच्छा हाँ, अब देखिए एक चीज़ और सुनिए। अगर मान लीजिए भाई ऐसा दे दिया गया हो, कम्यूटेटर जो होता है, आप अपने दिमाग से बताना, हम दो कम से कम 2-3 ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 4 ऑप्शन दे रहे हैं कम्यूटेटर का कार्य। ठीक है, चलिए यहीं ऑप्शन में हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन है, देखिए AC का मतलब हो गया अल्टरनेटिंग करंट को, ये चेंज करेगा डायरेक्ट करंट में। ठीक है, या फिर ये डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में। अब देखिए भाई AV अल्टरनेटिंग वोल्टेज को DV डायरेक्ट वोल्टेज में, या फिर यहां हम लिख रहे हैं DV को AV। कई ऑप्शन हुआ? 4 हुआ। हाँ, A B C D। बताइए भाई सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से? हाँ, सबसे सुटेबल ऑप्शन लगाओ, जोर लगाओ, जोर, जल्दी जोर लगाओ। सबसे सुटेबल ऑप्शन ये। क्वेश्चन क्या है? कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर का कार्य क्या है, कम्यूटेटर का कार्य क्या है? सबसे सुटेबल ऑप्शन, ठीक है, कौन सा है भाई? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर ऑप्शन देना है तो आंसर ये होगा। क्यों? अब भाई जनरेटर है, वो करंट कब देगा? जब उस पर लोड लगा होगा, है कि नहीं? करंट कब देगा? जब लोड लगा होगा। अब इसमें थोड़ी नहीं बताया है कि जनरेटर में लोड लगा है कि नहीं है, सीधा पूछ लिया है कम्यूटेटर क्या है। तो आप क्या कहेंगे? जनरेटर के केस में आंसर देना है तो हम कहेंगे ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज करता है जनरेटर। इसीलिए जब हम जनरेटर का वो नियम पढ़ रहे थे तो किसका? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, वहाँ पे हम करंट ना कह के हमने वोल्टेज बताया था। तो यहाँ कैसे आप भूल गए? ठीक है, यहाँ फिर कैसे आप लोग भूल गए? चलिए भाई, कम्यूटेटर का काम यही होता है। हो गया? चलिए, मिटाएं? अब देखिए कम्यूटेटर काम कैसे करता है ना, ये AC को DC में कैसे चेंज करता है ये हम समझते हैं। चुंबक काला होता है ना यार। चलिए मान लीजिए ये N है और ये S है, ठीक है। अब ये चुंबकीय फ्लक्स लाइनें जो हैं यहाँ से निकल रही हैं भाई, चुंबकीय फ्लक्स लाइनें क्या हो रही हैं? इसमें से निकल रही हैं। मान लीजिए बहुत ढेर सारी लाइनें होंगी, ऐसे निकल रही होंगी। N से निकल के S में जाएंगी, ऐसे N से निकलेंगी S में चली जाएंगी, ठीक है। फिर ये चुंबक के अंदर S से N में चली जाएंगी। अब यहाँ पे हम आर्मेचर लेते हैं जिसमें एक टर्न
की बाइंडिंग की गई है। पहले सिंगल टर्न में समझते हैं ना। अब यहाँ हमारा आर्मेचर है, इसमें क्या लगा है भाई, एक सिंगल टर्न लगाया गया है, ये हम बाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल टर्न की बाइंडिंग, ठीक, समझ में आया। और ये शाफ्ट पे लगा होता है ना आर्मेचर। अब देखिए यहाँ पे हम एक लगा दिए भाई कम्यूटेटर, क्या लगा दिए, कम्यूटेटर हमने यहाँ पे लगा दिया। देखिए कम्यूटेटर जो होगा ऐसे शाफ्ट पे ही कसा होगा, ठीक है। ये बाइंडिंग कुछ इस तरह से की गई है, जैसे ये ऐसे तार आया है, ये इसी पे, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये रोटर है। अब इस पे हमने बाइंडिंग कर दिया, ये हो गया आर्मेचर आपका। आर्मेचर बाइंडिंग हम यही करेंगे इसी पे, रोटर पे ही ऐसे करके। अब देखिए ये तार ऐसे करके लाएं, ऐसे निकाल दिए, तार कैसे लाएं, सिंपल ऐसे करके लाएं, ऐसे निकाल दिए, ठीक है। और यहाँ हमने लगा दिया कम्यूटेटर, ठीक है, ये लगा दिया कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर कैसा है, बीच से ऐसे कटा हुआ है। अब एक तार जो था इसके इस तरफ जोड़ दिए, मतलब कटा है ना, एक भाग में एक तार को जोड़ दिया और दूसरा जो तार निकला था एक भाग में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये क्या है भाई, ये है कम्यूटेटर आपका, ये क्या है, कम्यूटेटर। अब ये कम्यूटेटर बीच से कटा हुआ है, ऐसे बीच से क्या है, कटा हुआ है। और इस बीच में क्या भरा गया है भाई, माइका, बीच में क्या भरा गया है, माइका, जिसकी मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 0.5 से 1 mm। ये तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये हम समझने के लिए दिखा रहे हैं, ठीक। अब ये जो इसका लीड है मेरे भाई, अब इसका ये जो लीड है हमने यहाँ जोड़ दिया और इसका यहाँ जोड़ दिया, 2 और जोड़ दिए हैं। अब इस कम्यूटेटर पे लगा होता है क्या, ब्रश, कार्बन का ब्रश लगा होता है, किस पे, इस कम्यूटेटर पे, ठीक है। इस कम्यूटेटर पे क्या लगा होता है भाई, ब्रश लगा होता है। चलिए हम यहाँ ब्रश लगा दें, ये है आपका ब्रश, ये ब्रश है भाई, ब्रश है ना। अब ये ब्रश से हमने बाहर की ओर ले लिया सप्लाई, ब्रश से हम क्या किए, बाहर ऐसे दे दिए इस लोड में, हमने यहाँ पे लोड लगा लिया भाई, कुछ भी लोड हो सकता है, मान लीजिए यहाँ बल्ब लगा हुआ है, कुछ भी, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसका नाम रखते हैं, मान लीजिए इसका नाम हमने क्या रख दिया भाई, इसका नाम हमने रख दिया C1, क्या नाम रख दिया, ठीक है। इसका मैंने नाम रखा भाई C1, इसके इस भाग का, और इस भाग का नाम हमने रख दिया C2, समझ में आ रहा है। इसका हमने नाम रखा C1 और इसका नाम रखा C2। देखिए अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट करंट कैसे मिलेगा। अब एसी करंट कैसे चलती है भाई, एसी करंट का 2 तार अगर ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, एसी करंट आपको यहाँ कहीं, ये कहीं सोर्स है, एसी सोर्स है, ये एसी सोर्स है। अगर एसी करंट, देखिए एसी करंट चलती कैसी है, एक बार करंट इधर से आएगी, एक बार फिर इधर से जाएगी, मतलब एक बार करंट इधर से अगर ऐसे गई तो एसी में क्या होता है, फिर ये करंट ऐसे जाएगी, मतलब चेंज हो जाती है। एसी करंट ऐसे प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। लेकिन डीसी क्या होती है भाई, अगर करंट इधर से आ रही है तो इधर से ही आएगी हमेशा, ठीक है, वो कांस्टेंट मान पे चलती है, ठीक है, ये डीसी होती है। एसी क्या होगा, अगर एक बार इस वायर में आ रही है तो दूसरी बार इसमें से आएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें आएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें आएगी, ये होती है एसी। अब देखिए, अब हम मान ले रहे हैं कि करंट हमारी भाई यहाँ से आई, ये आई करंट जो है यहाँ से आई, ठीक है। देखिए ये करंट क्या होगी, ऐसे चली, फिर यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई, ठीक। जब एक बार रोटर हमारा घुमा, एक बार हमने रोटर घुमाया तो कुछ ऐसा छड़ाया कि ये करंट भाई इधर से मिला, ठीक। अब देखिए अब क्या होगा, दूसरी बार ये रोटर घूम जाएगा, ये रोटर घूम जाएगा, लेकिन हमारा ब्रश क्या है, स्थिर है, रोटर हमारा घूम जाएगा, मतलब ये C1 जो है इधर चला आएगा और ये C2 इधर चला आएगा,
हाँ C1 क्या होगा भाई, इधर चला आएगा, C2 होगा इधर चला आएगा। अब देखिए क्या होगा, अब ये C2 जब अब दूसरे क्षण में क्या होने वाला है, अब ये करंट इधर से आ रही थी, दूसरे टाइम में क्या होने वाली है भाई, अब ये करंट इसमें से आएगी दूसरे टाइम में, दूसरे टाइम में ये करंट इधर से आएगी। मतलब एक बार करंट अगर C1 से आई तो दूसरे टाइम में करंट किधर से आएगी, C2 से आएगी ना। और हमें इस तरफ जब घूमा तो हमें यहाँ क्या मिला, C2 मिला, फिर हमें बाहर यहीं से मिला करंट, फिर हमें बाहर यहीं से मिला करंट, फिर ऐसे घूमेगा, फिर C2 C1, इधर तो चेंज हो रहा है लेकिन हमारा ब्रश जो है ये स्थिर है। ब्रश कैसे लगा होता है, ब्रश ऐसे लगा होता है, जैसे ये ब्रश हो गया, ठीक है, ये ब्रश हो गया तो ये ऐसे लगा होता है ब्रश ऐसे, ये आपका रोटर ऐसे घूम रहा होता है लेकिन ब्रश हमारा स्थिर होता है। अगर ब्रश भी घूम जाता भाई तब हमारा यहाँ पे AC ही मिलता। ठीक, एक बार देखिए करंट AC में, यही ना AC का मतलब होता है कि एक बार करंट अगर C1 से आई तो दूसरे बार C2 से आई, लेकिन दूसरी बार क्या हो जाएगा, हमारा C2 इस तरफ चला आएगा, ठीक है, इस ब्रश को स्पर्श करेगा, C1 इधर चला आएगा और हमारा करंट भी C2 से निकलने वाला है दूसरी बार, तो फिर हमारा करंट इधर से ही निकल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा भाई DC। समझ में आया कम्यूटेटर कैसे काम करता है। अब मोटर के केस में बस यही उल्टा हो जाएगा, ठीक है, मोटर केस में यहाँ से DC दिया जाएगा लेकिन ये घूम रहा है, चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे AC भी बन जाएगा भाई, इसी का उल्टा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे कल किया जाएगा ना। मतलब DC मशीन में अब एक चीज़ और बचा है आपका ब्रश। हाँ ठीक है।